जुम्मे वाले दिन तो हमारा टाइम चेंज होता है ना, 2:15 से 3:15। और फिर मजे की बात है कि फिर आप कहते हैं ज्यादा पढ़ा दिया। 3 ठीक है, खुदा का खौफ करे। उस रिजल्ट के बच्चे ऐसा कैसे सोच सकते हैं? थोड़ा भी ज्यादा पढ़ा लेते हैं जी। रीकैप, ये भाई से बिस्मिल्लाह कहते हैं। एजीएम पहली और सब्सीक्वेंट कब कब होती है? ठीक है, 120 days of what? 120 days of क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और हर कैलेंडर ईयर में एक दफा होगी। अगर कोई साल खत्म हो रहा है और एजीएम नहीं हुई तो फिर 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी, आपको एजीएम करानी पड़ेगी। एक्सटेंशन की ऑप्शन होती है सेकंड सब्सिक्वेंट एजीएम में 30 डेज। किसको अप्लाई करना पड़ेगा? कंफर्म? किसी और लिस्टेड कंपनी एससीसीपी को अप्लाई करेंगी, बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार को। ठीक हो गया जी। अकाउंट्स कितने महीने के होने चाहिए? अकाउंट्स 1 साल के 12 महीने के होने चाहिए। कैसे बड़े हो सकते हैं? नई कंपनी है तो फिर थोड़ा सा मार्जिन है, अदरवाइज हमेशा जो सब्सिक्वेंट अकाउंट है वो 12 महीने के होंगे। और अगर इससे बढ़ाना हो तो कोई तरीका है? इसमें एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, एक्सटेंशन होता है टाइम में। इसको हम वो कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा बड़े टाइम पीरियड के अकाउंट परमिशन लेना पड़ेगा मेरे रजिस्ट्रार। ठीक हो गया। मेंबर्स को जब नोटिस भेजते हैं, पेपर में 5 नंबर का सवाल है, वो कह रहे हैं एजीएम के लिए नोटिस भेजना है, जो आपको पता है बता। क्या क्या पता है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद डायरेक्टर रिपोर्ट विद एक और रिपोर्ट भी होनी चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट। ये 3 चीजें तो लाजमी भेजनी है। मतलब अगेन जब 5 नंबर है ना तो पूरी करते हुए यहाँ एक लाइन में ही सारी बात ना लिख दें, अगली लाइन में लिखिए कि लिस्टेड कंपनी में ये था, नंबर भी तो पूरे करने हैं ना। तो इन्होंने कहा मेंबर्स को हम नोटिस के साथ ये 3 चीजें भेजते हैं। और लिस्टेड कंपनी के लिए चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी बीच में होती है। और नंबर पूरे करना है, 5 नंबर नोटिस के अंदर से निकालने हैं सारे। कितने दिन पहले भेजना होता है? 21 दिन पहले। चले एक और हिंट दे देता हूँ। नोटिस मेंबर को भेजने के साथ किसी और को नहीं कुछ बताना? किसने बताना? वो सर उसे बताना पड़ता है एससीसीपी को। कौन बताता है? सर डायरेक्टर। सारी कंपनी नहीं बताती है, खास तरह की कंपनी लिस्टेड कंपनी बताएगी एससीसीपी को, रजिस्ट्रार को और स्टॉक एक्सचेंज को। कितनी कॉपीज? 3 कॉपी। 3 इदारे हैं और तीनों को 3 कॉपीज भेजनी है। ये लाइन खत्म हुई, अब अगली लाइन में एक और बात लिखी जा सकती है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी भेजेगी। तो ये इससे एक और लाइन पूरी होगी। अगर आप गौर से देखें ना तो छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये 5 नंबर में भी ये वाली चीज हो सकती है। आखिरी पॉइंट इवन ये भी ऐड किया जा सकता है कि एक उर्दू और एक इंग्लिश अखबार में भी दे दें नोटिस। जब भी मेंबर्स को नोटिस भेजने का जिक्र आता है ना तो लिस्टेड कंपनी में ये लाइन हमेशा हम ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से कि ये नोटिस अलोंग विद मेंबर्स को देने के एक इंग्लिश एक उर्दू न्यूज़पेपर में भी डाल रहा है। ठीक हो गया। नोटिस की हमें बातें बताने का शर्फ हासिल किया भाई ने। ऑडिट के बारे में 3 नंबर के लिए आप क्या जानते हैं बताइए? 1 मिलियन के नीचे ऑडिट करना नहीं होगा। 1 मिलियन से नीचे ऑडिट नहीं करना होगा तो फिर ये जुमला ऐसे नहीं शुरू होना चाहिए। जुमला ऐसे शुरू होना चाहिए कि सारी कंपनी ऑडिट करवाएंगी। फिर अगला जुमला होना चाहिए लेकिन 1 मिलियन से जो छोटी प्राइवेट कंपनी, सारी नहीं, जो प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से नीचे उसको ऑडिट करवाने की कंपल्शन नहीं है। और कुछ? और वो दरमियान का जो साल है ना दूसरे क्वार्टर के बाद, अगर वो बात ऐसी हो रही है कि उन्होंने ओवरऑल ऑडिट के बारे में आप पूछा तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हाफ ईयरली उसका रिव्यू होगा वो ऑडिट नहीं होगा, लिमिटेड। ठीक है। लेकिन इस वक्त हम ओवरऑल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र करें, ऑडिट की बात भी हो गई। फाइलिंग के ऊपर किबला जो कुछ बता सकते हैं बता दें। फाइलिंग के क्या क्या रूल हैं? लिस्टेड कंपनीज हैं वो विद इन 30 डेज अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो 30 डेज के अंदर एससीसीपी को और 15 डेज के अंदर अनलिस्टेड कंपनी। चलेंगे
उसके अलावा 10 मिलियन से जिनका नीचे पेड अप कैपिटल होता है उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बस इसमें प्राइवेट कंपनी जरूर बोल दिया है। वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से नीचे है उसको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रजिस्ट्रार को जिनको 1 मिलियन से होगा कम होगा पेड अप कैपिटल वो रजिस्ट्रार को 1 मिलियन से नीचे वाले भी फाइल करेंगे, चाहे ऑडिटेड चाहे अनऑडिटेड, क्योंकि उन्होंने ऑडिट भी नहीं करवाया हुआ, तो इसलिए जो है वो 1 मिलियन से नीचे फाइल करेंगे। 10 मिलियन और 1 मिलियन के दरमियान फाइल नहीं करेगा। और कोई बात? तो नंबर लेने पर फाइलिंग, अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दिए। साथ वाले भाई कोई पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं फाइलिंग में? केवल कुछ कहना चाह रहे हैं? रीजन भी बताने होंगे। रीजन बताएं अगर अडॉप्ट नहीं हुए, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर अप्रूव नहीं हुए तो भी फाइल करें, विद रीजन फाइल करेंगे क्यों नहीं अप्रूव। ठीक है जी, फाइलिंग से रिलेटेड हमने काफी कुछ जाना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे प्रोसेस में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, समझना जरूरी है, याद करना भी जरूरी है, लेकिन समझना पहले जरूरी है, बाद में याद करना। सर हमने कहा कि जब प्राइवेट कंपनीज के केस में अगर चीफ एग्जीक्यूटिव वर्क में नहीं है, ठीक है, तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर वो लिस्टेड कंपनी हो ठीक है, तो फिर 3 डायरेक्टर, तो सीएफओ भी साइन करेगा। सीएफओ को डायरेक्टर काउंट नहीं करेगा, सीएफओ साइन करेगा। सीएफओ और कम से कम 2 डायरेक्टर, यानी कि सीएफओ इन एडिशन है। चीफ एग्जीक्यूटिव प्लस 1 डायरेक्टर साइन करे या 2 डायरेक्टर साइन करे। लिस्टेड में सीएफओ ने एडिशनली साइन करा, इजाफी साइन करा, वो उनकी जगह साइन नहीं कर रहा, उनके साथ मिलके साइन कर रहा है। जी सीएफओ अगर छुट्टी को चीफ एग्जीक्यूटिव हो जी, अगर सीएफओ मौजूद ना हो तो यहाँ लॉ ने ये नहीं बताया कि अगर सीएफओ मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा। ये जरूर बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मुल्क से बाहर गया हुआ है तो उसकी जगह कोई और डायरेक्टर साइन कर सकता है। लेकिन सीएफओ के बारे में लॉ खामोश है। तो मजे की बात है कि जब लॉ खामोश है तो आईकेएफ भी हमसे उतना ही पूछ सकता है जितना लॉ ने हमें बताया हुआ है। ये इस पेपर की सबसे बड़ी खास बात होती है, आपकी किताब से बाहर नहीं निकल सकता एग्जामिनर। जी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, फाइलिंग, ऑडिट, इसमें कोई सवाल? सर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है जी जी, अप्रूवल होता है या प्रोविजन किधर? जी सब्सिक्वेंट किधर से बात आ रही है? ठीक है, आप कहना मैं ये देखा मैं ये भाई बोल रही है कौन हो रहा है? सर सब्सिक्वेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जी जी, उनकी परमिशन एसईसीपी से किस चीज की? रजिस्ट्रार अप्रूव वो एक्सटेंड करने की, एक्सटेंड करने की लिस्टेड कंपनियां एससीसीपी को अप्लाई करेंगी और बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार। अगर वो आप 120 दिन में नहीं कर पा रहे सब्सिक्वेंट वाले, तो अगर एक्सटेंशन लेनी है तो एक्सटेंशन 30 दिन तक की मिल सकती है, कम टाइम की भी मिल सकती है। रजिस्ट्रार बाकी कंपनियों के लिए है और एससीसीपी लिस्टेड कंपनियों के लिए। जी, कोई बात, कोई लाइन जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी क्वार्टरली की बात नहीं हुई, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परेशान कर रही है। ऑल क्लियर? पक्का? अब आते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रीकैप तो आप लोगों ने देना है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस किस क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम जिक्र करते हैं? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड क्वार्टरली कहलाती है। सेकंड वाली क्या कहलाती है? सेमी। और जो एंड पे आती है वो फुल ईयर। तो इसका मतलब है फुल ईयर को तो साइड पे कर दे। तो 3 चीजों को जिक्र करेंगे, पहला क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर को सेकंड क्वार्टर में हाफ ईयर कहेंगे और तीसरा क्वार्टर। क्या करना होता है अपने अपनी ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको मेंबर्स को हमने खत से भेजना होता है या कुरियर से भेजना होता है? नहीं भेजना होता, फिर क्या करना होता है? वेबसाइट पे अपलोड कर देना होता है। ये आपने लोगों के घर नहीं भेजनी होती। मर देंगी कंपनियां अगर हर क्वार्टर बाद जो है वो अपने हजारों मेंबर्स को खत भेजना शुरू कर दे। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, साल का एक दफा बहुत हो गया, ये जो क्वार्टरली अकाउंट्स हैं ये और इसके साथ की बाकी सारी चीजें उठा के आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अब एक मुश्किल सवाल है, कितने अरसे तक अपलोडेड रहेंगी वेबसाइट पर? तो लेकिन जब तक एससीसीपी बता दें, जब तक एससीसीपी बता दे। उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि एससीसीपी जो स्पेसिफाइड आपको ड्यूरेशन या जो बताएगा मैनर, आप उस तरीके से वहां अपलोड कर देंगे। कब तक रखनी है, क्या होगा, वो एससीसीपी बताएगा। ये हमें किताब में नहीं बताया हुआ। चले, वेबसाइट पर अपलोड करनी है। वेबसाइट पे कितने दिनों में अपलोड करनी है?
कुछ जगह 30, कुछ जगह 60। फर्स्ट और थर्ड 30 डेज के अंदर, सेकंड 60 डेज। वो कॉर्नर वाले भाई सेकंड क्वार्टर हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मजीद आप क्या क्या जानते हैं? उसके लिए हमने कुछ और भी करना होगा उसका वो खास 60 डेज की एक्सटेंशन उसमें 60 डेज एक्सटेंशन विद इन 60 डेज हमें वेबसाइट पे डालने हैं। उसके अलावा हाफ ईयरली अकाउंट्स के बारे में कुछ और आप जानते हो उसमें कोई खास अलग से कोई खास बात साथ वाले भाई रिव्यू करवाना है ऑडिटर से, उसका एक लिमिटेड स्कोप रिव्यू करवाना है जो कि बाकी क्वार्टर्स के लिए नहीं करवाना। तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर बगैर ऑडिट, और जो सेकंड क्वार्टर यानी कि हाफ ईयर उसका आपने स्कोप रिव्यू, लिमिटेड स्कोप रिव्यू करवाना है और उसके बाद आपने वहां पे अपलोड करना है। और अगर कोई मेंबर फिजिकल कॉपी मांग ले फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देंगे। वेबसाइट पे भी अपलोड हुई है, जो फिजिकल कॉपी मांग रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने हैं 30 और 60 डेज के अंदर, ठीक है। उसी जगह ही हमने वेबसाइट पे भी असल में हमने प्रिपेयर करके अपलोड करते हैं। कहने का मतलब है कि जब क्वार्टर एंड हुआ ना तो ऐसा नहीं है कि जो आखिरी दिन है एंड उसी दिन सारे अकाउंट फाइनल हो जाए। कुछ प्रोविजन होती हैं, कुछ कैलकुलेशंस आगे पीछे होती हैं, कुछ चीजें बाद में एडजस्ट हो रही होती हैं। जैसे आप लोग अभी FR2 जो लोग पढ़ रहे हैं वो देखते हैं कि कुछ एडजस्टिंग इवेंट्स वगैरह भी कई दफा होते हैं। तो ईयर एंड के बाद या पीरियड एंड के बाद भी ना कुछ ऐसी वर्किंग हो रही होती है। तो 30 दिन का खुला डुला टाइम लॉ ने दे दिया कि 30 दिनों के अंदर अंदर फाइनल करके ओके करके साइन शाइन करवा के वेबसाइट पर डालना है। ऐसे ये दोनों सेम है। हाँ, मतलब ये सारा कुछ मिला के 30 दिन। जी, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई सवाल? डिविडेंड का चैप्टर टेक्निकल था, ये टेक्निकल कम और प्रोसीजर वाला ज्यादा है। थोड़ा सा बीच में एक दो जगह पे टेक्निक आती है, लेकिन ये दोनों मिलके 15 से 20 नंबर की वेटेज है। और इसके साथ वाइंडिंग अप जोड़े तो मजीद 15 से 20 नंबर। ये जुमला मैं इतनी बार रिपीट करूंगा कि आप तंग आगे तीनों चैप्टर रटा मार रहे हैं कि 3 चैप्टर से आपको 30 से 40 नंबर का पैसा मिलेगा, और वो बहुत बड़े चैप्टर हैं। ये तीनों मिला के ना मतलब डायरेक्टर के आसपास का चैप्टर बन जाता है। मतलब थोड़ा सा उससे बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्टर अकेला इन 3 के करीब करीब पहुंच जाता है। तो ये 3 इतने बड़े नहीं है वॉल्यूम में, लेकिन इनकी वेटेज अच्छी खासी। कोई सवाल पिछले लेक्चर से? चले आगे। अब हम मजबूर हो गए, हमें आगे चलना होगा। क्वार्टरली तक पहुंचे सर, आपने पेज हाँ ये वाला पेज देना एनुअल रिटर्न वाला, लेकिन ये तब देना जब हम पढ़ेंगे। हो सकता है जब यहाँ तक ना पहुंचे, नहीं पहुंचेंगे वैसे, मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि हम यहाँ तक पहुंचे। इसके पीछे वजह है, आप लोगों को ये ना लगे कि टेस्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं कहूँगा कि अभी तो चैप्टर 11 पूरा भी नहीं किया था हमने, उसमें से हमारा एक सफ़ा रहता था। आपके पास जो किताब है उसका पूरा हो जाएगा, उस किताब में वो एक सफ़ा मिसिंग है। तो ये सफ़ा आप लोगों को अलग से फिजिकल प्रोवाइड होगा उस दिन जिस दिन हम वो सफ़ा पढ़ेंगे। देखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना तेजी से पढ़ते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में एक टेक्निकल है और एक जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ ही अकाउंट्स के बारे में रहे हैं, एनुअल अकाउंट्स, क्वार्टरली अकाउंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप के अकाउंट्स। ये ग्रुप क्या चीज होती है? ग्रुप में नॉर्मली क्या होता है, एक होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी के नीचे फर्ज करें 2, 3, 4 अलग अलग सब्सिडरीज हैं। तो रूल ये है कि हर वो कंपनी जो अपने आप को होल्डिंग कहलाती है, कोई कंपनी अपने आप को होल्डिंग कब कहला सकती है? याद डेफिनेशन किसी को? जब कोई दूसरी कंपनी ऐसी हो जो उसकी सब्सिडरी कहलाती हो। याद है? yes, कोई कंपनी कभी भी दूसरे की होल्डिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो दूसरी कंपनी इस पहली कंपनी की सब्सिडरी ना हो। ये एक अजीब सी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। तो इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी उसे कहेंगे जिसकी कम से कम एक सब्सिडरी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। कानून ये कहता है कि हर वो कंपनी जिसके अंडर भी कुछ कंपनीज आती हैं उसने ईयर एंड पे एक तो बनाने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने जाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस कंपनी के, और एक बनाने अपने ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको हम अकाउंटिंग की जबान में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं।
अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स आप पढ़ते हैं थोड़ा सा कैप लेवल पे और बहुत सारा सीफैप लेवल पे, जिसमें आप देखते हैं कि एक कंपनी अपने अंडर मौजूद सब्सिडरीज को अपने साथ कैसे कंसोलिडेट करके दिखाती है। आप एसेट्स को कंबाइन करते हैं, आप इनकम्स वगैरह को बीच में देखते हैं, उसमें रेलेवेंट शेयर कैलकुलेट करते हैं, लंबी चौड़े हिसाब किताब है। हमें उस गहराई में नहीं उतरना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे अपने अकाउंट्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी बनाएगी जो कि उसके अकेले के नहीं होंगे, उसके प्लस उसकी सारी सब्सिडीज के मिला के होंगे। तो यह एक मसला आ जाता है। सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड हो सकता है आप जैसा हो और हो सकता है डिफरेंट हो। अगर तो मेरा भी ईयर एंड 30 जून है और मेरी 2 सब्सिडरी हैं उनका ईयर एंड भी 30 जून है, तो फिर क्या होगा, हम 30 जून पे ही तीनों अकाउंट्स को जोड़ लेंगे कंसोलिडेशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके। जो क्या है कैसे हैं हमें नहीं देखना। लेकिन अगर हमारी एक सब्सिडरी तो 30 जून पे है लेकिन दूसरी सब्सिडरी 30 जून पे नहीं है, फर्ज करें वो 31 दिसंबर पे, अब क्या करें? उसका तो 31 दिसंबर पे अकाउंट्स बने होंगे, उसका तो ऑडिट भी 31 दिसंबर पे हुआ होगा, तो 31 दिसंबर से लेकर 30 जून के दरमियान के 6 महीने तो खाली हैं। और मैंने ग्रुप अकाउंट जो बनाने हैं वो बनाने तो 30 जून के ही हैं, मुझे तो अपने ईयर एंड को देखना है। तो ऐसे में 30 जून पे बैठ के अगर मैं उसके 6 महीने पुराने अकाउंट्स उठा के कंसोलिडेट करूंगा तो ये नाइंसाफी है। कानून ने ये कहा है कि अगर आपकी सब्सिडरी के अकाउंट्स का गैप, ईयर एंड का गैप आपके अकाउंट ईयर एंड से 3 महीने से बड़ा हो तो फिर आपको उसके इजाफी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। उसका ईयर एंड कब था? 31 दिसंबर। आपका ईयर एंड कब है? 30 जून। तो 31 दिसंबर से 30 जून के दरमियान के 6 महीने के वो इजाफी अकाउंट्स बनाएगी वो सब्सिडरी, वो कहलाएंगे इंटरिम अकाउंट्स। और अब जब हम अपने 12 महीने के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएंगे तो 6 महीने लेंगे उसके ऑडिटेड अकाउंट्स में से और 6 महीने लेंगे उसकी जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब अगला सवाल, ऑडिट कौन करेगा? जो होल्डिंग का ऑडिटर है वही ऑडिट करेगा। अगला सवाल, साइन कौन करेगा? जो होल्डिंग के साइन कर रहा है वही साइन करेगा। अगला सवाल, फाइलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? वही जो होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आसान अल्फाज में 3 लाइनें भी बन सकती हैं, एक लाइन में बन सकती है कि इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, सबमिशन, फाइलिंग, इसके सारे रूल्स वही हैं जो कि स्टैंड अलोन अकेले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डन। अब देखते हैं किताब हमें क्या क्या बताना चाहती है। किताब से पूछते हैं सर इंटरनल वाली बात रिपीट करना। इंटरनल वाली बात, हमने ये कहा कि अगर ईयर एंड्स में फासला हो, अगर फर्ज करें हमारा ईयर एंड है जून 30 और हमारी सब्सिडरी का ईयर एंड है 31 मई, 1 महीना पहले, तो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। उसने अकाउंट बनाए होंगे कब से कब तक के? जिसका ईयर एंड 31 मई है उसने कब से कब तक के बनाए होंगे? 1 जून से लेके 31 मई तक बनाए होंगे। और मैंने अकाउंट बनाए होंगे 1 जुलाई से 30 जून तक। तो टेक्निकली 1 महीने का डिफरेंस है, लेकिन लॉ की नजर में ना 3 महीने तक कोई खास मसला नहीं। तो अगर मेरे पास सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स 12 महीने के मौजूद हैं महीना पीछे की डेट के, तो मैं उनको उठा के अपने अकाउंट्स के साथ जोड़ दूंगा। 2 महीने पीछे की भी मौजूद है, जोड़ दूंगा। 3 महीने तक मौजूद है, मैं जोड़ दूंगा। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा का गैप आ गया ना, यानी मेरा ईयर एंड 30 जून पे खत्म हो रहा है, उसका फर्ज करें था फरवरी में ईयर एंड, अब 3 महीने से बड़ा गैप है, तो फरवरी से लेके जून तक काफी टाइम गुजर गया। तो फिर क्या होगा, फरवरी से जून तक के उस कंपनी के इंटरिम अकाउंट्स बनाए जाएंगे, छोटे टाइम के अकाउंट्स। 12 महीने से बड़े के लिए रजिस्ट्रार की अप्रूवल चाहिए होती है, छोटे के लिए तो नहीं चाहिए। तो वो कंपनी अपने कुछ देसी अलग से एक सेट ऑफ अकाउंट बनाएगी हमारे लिए कि ये पकड़ो और इनसे कंसोलिडेशन कर लो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने ही 12 महीने जुलाई टू जून अपने लेंगे और उसकी भी जुलाई टू जून लेंगे, जुलाई से लेके फरवरी तक लेंगे उसके ऑडिटेड अकाउंट्स में से, और जो अगले 4 महीने वो अनऑडिटेड अकाउंट से लेंगे। एक बात जो किताब यहाँ पे पी गई वो ये है कि वो जो इंटरिम अकाउंट्स है ना, उसका रिव्यू उनको ऑडिटर करता है। उनको ऑडिटर जब हमें अकाउंट भिजवाए जा रहे होते हैं ना इंटरिम थोड़े टाइम के, तो उनका ऑडिटर उसका रिव्यू भी करता है। लेकिन जी सब्सिडरी का, लेकिन हमारी किताब ये बात बहुत नफासत से पी गई। ओरिजिनल सेक्शन में है लेकिन किताब ने पता नहीं क्यों उसका जिक्र नहीं किया। नहीं, मैंने मशवरे दिए थे लेकिन इसके मशवरा देना खतरनाक था, तो इन 2 किताबों पे मशवरे होल्ड कर लिए थे, क्योंकि मशवरा जो था वो खतरनाक था। वो ये था कि आपने बहुत छोटी कर दी किताब।
तो वो मशवरा पर होल्ड कर लिया। मैंने कहा नहीं इस वक्त जो है ना तो थोड़ा सा ना एक इल्मी बेमानी जरूर की है कि इसके रिव्यू से इनकार कर दिया कि नहीं जी टाइम नहीं है, क्योंकि रिव्यू करने का मतलब था कि फिर ईमानदारी दिखानी पड़ती। तो मेरे नज़दीक ना एक ईमानदारी टुवर्ड्स आईकेएफ थी और एक ईमानदारी टुवर्ड्स स्टूडेंट थी। तो इसलिए ना ऑडिट के अंदर कहते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो आप विड्रॉ कर लें। तो मैं विड्रॉ कर लिया था उनको सपोर्ट करने से, क्योंकि जनरली उन्होंने सब्जेक्ट इतने छोटे कर दिए थे ना, अगर मेरे से बहसीत टीचर पूछा जाए तो मैं कहता यार क्या किया आपने, कुछ ऐड तो करो इसमें। तो शायद मैं उन्हें कोई 40-45 सेक्शन बताता कि ये ऐड कर लें, सब जरा डिसेंट हो जाएगा सिलेबस। तो इसलिए हाँ इसीलिए जो है ना मैंने अपने आप को बाज रखा उस इरादे से कि कम से कम एक दफा मुफ्ता लगने वाला है लोगों का, ये मुफ्ता लग जाए, अगली दफा उन्हें खुद ही समझ आ जाना है। तो हाँ मैं खामोश हूँ, लेकिन उन्हें समझ आ जाना है, क्योंकि ये इतना कॉमन इशू है कि हर बिजनेस लॉ का टीचर जो है वो तड़प क्यों नहीं कहेगा ऐड हो गया। इस वक्त जो भी बिजनेस लॉ पढ़ाने वाले टीचर है ना उनसे पूछो कि यार चैप्टर शुरू करते हैं खत्म हो जाता है अगले दिन, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। पहले ये चैप्टर इतने बड़े होते थे, इतनी चीजें होती थी। तो ये एक बड़ा अच्छा मुफ्ता लग गया है, इस दफा निकाल लेंगे पेपर, यकीन माने बहुत ज्यादा डर है कि अगली दफा में चीजें ऐड हो जाएंगी। खैर तो यहां तक बात समझ आई है। अब जरा देखते हैं अंग्रेजी। हर विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ वो होल्डिंग कंपनी जिसकी सब्सिडरीज हैं कुछ एट ईयर एंड, होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे, और होल्डिंग कंपनी वो जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं, अपने ईयर एंड पे अटैच करेगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप, पूरे ग्रुप के कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी एज अ सिंगल एंटरप्राइज। यानी वो कहेंगे ये हमारे अकाउंट्स हैं हमारी कंपनी के, और ये हमारे टोटल ग्रुप के अकाउंट्स हैं। तो टोटल ग्रुप को एक कंपनी की तरह से सोचा जाएगा और उसके अकाउंट्स पूरे के पूरे ग्रुप के बनाए जाएंगे। जी होल्डिंग बनाएगी, ये होल्डिंग बनाएगी, ये सारी जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी के ऊपर है। सब्सिडी की बस उन्हें बना के देना है उस सब्सिडी वालों ने ज्यादा से ज्यादा ये करना है कि अगर गैप होगा तो इनको इंटरम अकाउंट बना के रिव्यू करवा के देते हैं, बाकी सारा काम होल्डिंग ने करना है। यानी होल्डिंग कंपनी के जब आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक तो उसके अपने अकाउंट्स नजर आएंगे, फिर उसके पूरे ग्रुप के अकाउंट्स नजर आएंगे। अपने में अपने जाती एसेट्स होंगे, ग्रुप में सारे ग्रुप के एसेट्स होंगे, सारे ग्रुप की इनकम्स का जितना शेयर इसको बनता है, यानी हम देखेंगे कि ये पूरा ग्रुप कितना अर्न कर रहा है। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो ये पहली बात समझ आई। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब बनेंगी कैसे, बहुत खूबसूरत जुमला है। shall comply with disclosure requirement of fourth schedule and international accounting standard। फोर्थ स्केड्यूल भी हमारे सिलेबस में नहीं है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी कंपनीज एक्ट में, जैसे फर्स्ट स्केड्यूल था ना जिसमें टेबल ए वगैरह दिया हुआ था, इस तरह से कुछ और स्केड्यूल्स भी होते हैं। इसमें फोर्थ स्केड्यूल है जो बताता है कि लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स कैसे बने होंगे। तो इन्होंने लिस्टेड कंपनियों के सारे फॉर्मेट्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1 फोर्थ स्केड्यूल, और नंबर 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपको FR2 में पढ़ाए जाएंगे। तो FR2 में जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक खास तरीके से बनाए जाएंगे। सर अगर सब्सिडी लिस्टेड है तो उन्होंने तो वो हाफ ईयर का वो रेडी करवाना होता है, ठीक है, तो वो इसी में कंसीडर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा ईयर एंड का उनसे डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमें उनके इंडायरेक्ट अकाउंट एग्जैक्टली उनके ईयर एंड से एग्जैक्टली अपने ईयर एंड के तक, तो ये एक गैप आ सकता है। वेयर फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ सब्सिडरी, जब फाइनेंशियल ईयर सब्सिडरी का प्रीसीड होल्डिंग फाइनेंशियल ईयर, होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर से पीछे हो, प्रीसीड पीछे हो कितना, बाय मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ऊपर। अगर सब्सिडी का ईयर एंड होल्डिंग से 90 दिन से ज्यादा पीछे हो, चलें मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर उसका 120 दिन आगे हो तो भाई ईयर एंड है होल्डिंग का जून और सब्सिडी का ईयर एंड हो फर्स्ट करें नवंबर, अब क्या करें? तो क्या मैं ये मानूं कि 3 महीने से ज्यादा का फर्क है पीछे की तरफ? पीछे मुड़ के देखना है ना, होल्डिंग कंपनी ने अपने ईयर एंड पे पीछे मुड़ के देखना है, आगे नहीं है पीछे। अगले साल देखेंगे ना ये, हम पिछला साल देखेंगे, हम देखेंगे हमसे पीछे कौन सा ईयर एंड हुआ है। हम ये नहीं देखेंगे हमसे 2 महीने बाद उसका ईयर एंड है, हम देखेंगे हमसे 10 महीने पीछे ईयर एंड गुजरा था।
यानी होल्डिंग कंपनी ने आगे नहीं देखना, पीछे देखना है कि सब्सिडरी का पीछे आखिरी दफा कौन सा ईयर एंड हुआ था, उस वाले दिन से अपने वाले दिन तक उसके अकाउंट्स भी चाहिए होंगे। तो हो सकता है पेपर में वो सवाल बना के आपको कंफ्यूज कर दे कि जी सब्सिडी का ईयर एंड तो आगे खत्म हो रहा है, आप परेशान हो जाएंगे, वो आगे वाली बात तो समझ में होता ही नहीं थी, तो आगे जो खत्म हो रहा है वो अगला ईयर है। हमें अपने ईयर एंड से पीछे देखना है उनका कौन सा ईयर था। तो जब भी सब्सिडी का फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग के ईयर एंड से 90 दिन से ज्यादा पीछे खत्म हुआ हो, सच सब्सिडी, वो वाली सब्सिडी शैल मेक एन इंटरिम क्लोजिंग, वो एक इंटरिम क्लोजिंग करेगी। किस तारीख पे अपने इंटरिम अकाउंट बंद करेगी? ऑन होल्डिंग्स फाइनेंशियल ईयर एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस। तो वो अपने ईयर एंड से लेके होल्डिंग के ईयर एंड तक के अकाउंट्स अलग से बनाएगी, उनकी इंटरिम क्लोजिंग करेगी, यानी दरमियान में बीच में एक दफा और क्लोजिंग कर देगी कि ये लो जी, ये आप लोगों के लिए कंसोलिडेशन के लिए। Every auditor of holding company shall also report on consolidated financial statement and exercise all powers and duties of auditor. Auditor जो holding company का था वही ग्रुप का भी ऑडिटर है, और जो पावर उसकी उस कंपनी के ऊपर थी वही पूरे ग्रुप के ऊपर है। Disclose in consolidated financial statement, अब ये नई बात है, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? मैं तो बाकी सारी चीजें कवर कर लूँ, फिर दरमियान वाली बात देखते हैं। Every consolidated financial statement shall be signed by same person by whom individual financial statement of holding company required to be signed. जिसने वो मेन अकाउंट साइन किए थे वही कंसोलिडेटेड भी साइन करेगा। ऑल प्रोविजन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइलिंग शैल अप्लाई टू दीज कंसोलिडेटेड अकाउंट्स एज वेल, इनके ऊपर भी वैसे ही अप्लाई करेगा। SECP may on application of holding company direct that in relation to any subsidiary provision of this section shall not apply to such extent as may be specified in the direction। अगर ये सेक्शन अप्लाई करते हुए किसी सब्सिडी कंपनी में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप SECP से परमिशन ले सकते हैं। तो हो सकता है SECP इस सेक्शन की कोई एक आध बात आप लोगों को रिलैक्स कर दे कि अच्छा चलो फिलहाल तुम लोग ये ना मानना। इस पॉइंट को छोड़ के जो मैंने नहीं कराया, बाकी कोई कंफ्यूजन। सर आगे वाली बात हुआ 3 महीने आगे, ईयर एंड 3 महीने आगे या पीछे, इसके लिए हमें बोर्ड ही करना है। बोर्ड पे हमारा स्टॉक एक्सचेंज पहले से चमका रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैरान हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज हुआ था भाई, आप लोग कभी रेगुलरली आया करें, बड़ा कुछ कर रहे होते हैं क्लास में। इन्होंने कहा कि आपके साथ इतनी तकलीफ दें कि ये खाली फिजिकल पढ़ाने के बारे में छोड़ दें सोचना। तो बैठना कोई बात नहीं। ले जी, ये हमें होल्डिंग कंपनी, हमारा ईयर एंड स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2020 को, ऐसे ही है। और हमारा ईयर एंड कब खत्म हुआ होगा? 30 जून 2021 को। हमने अकाउंट्स बनाने हैं 12 महीने के होल्डिंग के, और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी इन्हीं ही 12 महीने के अकाउंट बनाने हैं, इन्हीं 12 महीने के। अब इन 12 महीने में हमारे 12 महीने तो फॉर्म से मिल जाएंगे। अब पलट के अब देखेंगे सब्सिडीज का, और दुआ करेंगे अल्लाह करे उनका भी ईयर एंड यही हो। अगर उनका भी ईयर एंड यही है टेंशन ही कोई जोड़ देंगे। अगर उनका ईयर एंड हमसे फर्क हो तो हम यहाँ से पीछे मुड़ के देखेंगे कि उनका आखिरी दफा ईयर एंड कब हुआ था। मेरी एग्जांपल ये थी कि उनका इस दफा ईयर एंड होगा नवंबर 2021 को। तो अगर इस दफा नवंबर 2021 को होगा तो पिछली दफा कब हुआ होगा? नवंबर 2020 को। हमने पीछे मुड़ के देखना है आखिरी ईयर एंड कब हुआ था, नवंबर 2020 को। तो यहां से लेके यहां तक कि इंटरम अकाउंट्स बनेंगे अलग से, क्योंकि पीछे ये वाले अकाउंट्स तो आ रहे होंगे ना उसके 12 महीने के पूरे, ये तो मौजूद होंगे। तो ये वाला डाटा तो हमारा मिल गया उसके पिछले अकाउंट्स, लेकिन जो अगले वाले 8 महीने ये कहां से मिलेंगे? वो इंटरम क्लोजिंग करेंगे। जब वो इस ईयर से आगे जा रहे होंगे ना आगे की तरफ, तो हम उन्हें रास्ते में कहेंगे 1 मिनट पहले रुकना, सवारी जा रही है। यहाँ पे वो रुकेंगे और हमें इतने टाइम पीरियड के अकाउंट्स दे देंगे कि ये पकड़ो हम आगे जा रहे हैं। वो अपने बनाएंगे अपने टाइम पे, उनकी अपनी दुनिया, उनके अपने यूजर्स हैं, वो अपना नवंबर बनाई जा रहे हैं। हमें क्या करना है?
हमने पूरे ग्रुप के इकट्ठे बनाने हैं। पूरे ग्रुप में कौन कौन होते हैं? होल्डिंग, सब्सिडरी। अपने तो सेम डेट्स के मिल जाएंगे, जाहिर है, जो मेरा ईयर एंड है वही ग्रुप का भी ईयर एंड है। सब्सिडरी का अगर ईयर एंड फर्क हुआ तो फिर सब्सिडरी वालों से कहेंगे कि भाई तुम लोग अपने ईयर एंड से हमारे ईयर एंड के दरमियान के अकाउंट्स हमें बना के दे दो, क्योंकि उनके पिछले वाले तो हमें मिल जाएंगे, तो पब्लिश हुए भी होंगे जो पिछले 12 महीने नवंबर में ज्वाइन हो रहे हैं। इनको भी साथ ऐड करके वो इनको भी ऐड करेंगे। कंसोलिडेटेड अकाउंट का मकसद ये है कि आप पूरे ग्रुप के अकाउंट्स दिखा रहे हैं, अपने एसेट्स प्लस उनके एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज प्लस उनकी लायबिलिटीज, अपनी इनकम प्लस उनके पास से आने वाली इनकम का कितना हिस्सा आपके पास आया। ये अगेन एक लंबी डिबेट है, इसमें फिर पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि हमने उसको जोड़ना कैसे है। जी अगली बार वो उसका भी सेम हो जाएगा ये? नहीं, वो हर दफा में इंटरम क्लोजिंग करके दिया करेंगे। वो दो बार अकाउंट नहीं आएंगे, इसके कुछ नहीं होंगे? नहीं, असल में उसके अकाउंट्स तो वही एक दफा आए हैं। उसने अपने यूजर्स को अकाउंट्स नहीं देने, उसने अपने यूजर को तो हर नवंबर में बुला के कहना है लो पढ़ो अकाउंट्स। उसका ईयर एंड तो नवंबर है, वो हर दफा नवंबर के अकाउंट बनाएगी। कल तक हमने जितना पढ़ा था ना वो सारे वो काम करेगी। कंसोलिडेटेड अकाउंट सब्सिडरी ने नहीं बनाने, किसने बनाने? होल्डिंग। तो होल्डिंग सब्सिडरी से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें इन महीनों के इजाफी अकाउंट्स तुम बना के हमें दे दो, अपने यूजर्स को मत दो, हमें दे दो, हम अपने वाले ग्रुप में ऐड कर दें। तो उन लोगों ने अपने यूजर्स को हमेशा अपने सालाना अकाउंट दिखाने हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कंसोलिडेटेड की। जो ग्रुप की मेन कंपनी है ना, मदर कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, उसके जिम्मे है कि वो खुद के अकाउंट भी दिखाए और सब्सिडियों के भी पकड़ के ऐड करके दिखाए। जी सर, जिस डेट तक उसने हमें अकाउंट दे दिया, जब नेक्स्ट ईयर आएगा उससे नेक्स्ट डेट से स्टार्ट होंगे वो पिछले भी अकाउंट। देखिए, उसने जिस डेट तक हमें दे दिए उसके बाद अगला ईयर जब आएगा तो फिर हमारे पास 1 जुलाई 2021 से लेके नवंबर 2021 तक जो डाटा मिल जाएगा वो उसके पब्लिश फाइनेंशियल से मिल जाएगा। उससे नेक्स्ट और उससे आगे उसको फिर इंटरम क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तो वो हर दफा में इंटरम क्लोजिंग करके देगी। इतनी तंग हो जाएगी कि वो कहेगी जी किसी तरह से हम दोनों का ईयर एंड सेम ना कर लें। यहाँ एससीसीपी बीच में आ जाता है, कहता है हमारी तरफ आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम शर्तें उठा लेंगे, 16 महीने, 12 महीने, 120 दिन, 30 दिन एक्सटेंशन। उन्होंने कहा तुम इरादा करो दोनों का ईयर एंड सेम करने का, हम तुम्हें हर रूल रिलैक्स कर देंगे। तुम बेशक फिर 150 दिन के अकाउंट बना देना, किसी एक दफा बड़े से अकाउंट बना देना, किसी एक दफा भले 7 महीने का अकाउंट बना के जोड़ लेना और एक दफा प्रोसीड कर देना। अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की ख्वाहिश दोनों ईयर एंड को जोड़ने की है तो एससीसीपी अपने सारे रूल्स रिलैक्स कर सकता है, भूल जाएगा, वो कहेगा पुरानी बातें भूल जाओ, मेरी तरफ से तुम लोगों को आजादी है। सर अगर किसी होल्डिंग की सब्सिडरी और उस सब्सिडरी की भी आगे से एक और सब्सिडरी है जी, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी हमारी क्या कहलाती है? नहीं, तो हमारी 2 सब्सिडरी है। तो वो मतलब जो दरमियान वाली होल्डिंग है वो जो तीसरी वाली सब्सिडी उन दोनों को देंगे अपने वो? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो दरमियान में है वो भी होल्डिंग है, वो भी ग्रुप फाइनेंशियल बनाएगी अपनी और अपने से नीचे वालों की, और हम ग्रुप बनाएंगे अपने और अपने से नीचे वालों की। हर होल्डिंग कंपनी अपनी ईयर एंड पे अपने ग्रुप के अकाउंट्स भी बनाएगी। सर इनकी भी फाइलिंग होती है? यकीन माने, नीचे एक जुमला लिखा बड़ा खूबसूरत सा, all provision of accounts and filing shall apply to these accounts as well। इन पे भी वो सारी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करेगी। और सर वो जो 120 डेज में करना होता है होल्डिंग में, हाँ, उन्हीं दिनों में ये करवाना होगा इसे। सब कुछ वही है, सारा कुछ वही है, बिल्कुल वही जो आपका 120 दिन की रिक्वायरमेंट थी, वही एजीएम की रिक्वायरमेंट थी, वही खत भेजना था, वही अकाउंट भेजने थे, वही दिखाने थे, वही रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करने थे, सब कुछ। जब जहां आपने खत में एक अकाउंट भेजने थे ना, 2 अकाउंट भेज देंगे। जहां रजिस्ट्रार को एक अकाउंट जमा कराने थे, 2 अकाउंट जमा करा देंगे। यूं समझे आपके अकाउंट के साथ चिपक जाएंगे कंसोलिडेटेड अकाउंट। अब जहां भेजने जो करना है इन सबके साथ एक जैसा सलूक करना है। यूं समझे कि आपके अपने पक्के अकाउंट माने जाएंगे कि ये दोनों तो बिल्कुल लाजिम और मलजूम है, ये तो इकट्ठे चलते हैं। किसमें जो हमारा लॉ है ना उसको सिर्फ सब्सिडी नजर आई है। आप लोग अगर अकाउंटिंग में किसी गुमराह स्टैंडर्ड के अंदर कोई गुमराहकुन बात पढ़े या एसोसिएट से रिलेटेड, तो उसका हमारे लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडी की बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग अकाउंटिंग से दूर हैं। सर अगर एक होल्डिंग में होगी एक सब्सिडी है और उसकी भी एक सब्सिडी है, बिल्कुल, और इन दोनों की डेट्स में तो दोनों के दोनों हमें इंटरम अकाउंट देंगे, डिफरेंट डेट की मतलब जिस हिसाब से उनका हाँ, हमें चाहिए वही 12 महीने का डाटा जो हमारा है।
उनमें से जितना उनके पब्लिश फाइनेंशियल से मिल जाए बहुत अच्छा है, और जो ना मिले वो हमें मना कर देते हैं। हाँ, अगर गैप 90 दिन से छोटा है ना, 90 दिन से छोटा गैप मतलब 2 महीने का गैप, 1 महीने का गैप, क्योंकि 3 महीने अगर आप गौर से देखिए हमेशा 90 दिनों से ज्यादा होते हैं। आप कोई भी क्वार्टर देख लें, साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो एक क्वार्टर में 90 दिन तो नहीं होते होंगे ना, वो 5 में भी तो 4 पे डिवाइड होता है, तो हर क्वार्टर के दिन 91, 92 इस तरह से बन जाते होंगे। अब फर्स्ट क्वार्टर में महीने का 90 होते हैं, क्योंकि फेब 28 दिन और जनवरी और मार्च 31 दिन, तो वो पूरे 90 हो गए। सेकंड क्वार्टर में एक महीना 31 का, 2 30 के, 90 से गुजर गए। तीसरा क्वार्टर देख लेते हैं, जुलाई अगस्त दोनों 31 के, सितंबर 30 का, तो ये भी 90 से गुजर गया। आगे चलते हैं, अक्टूबर दिसंबर 31 के, नवंबर 30 का। तो सिर्फ वो जो पहले 3 महीने है ना उसमें तो इत्तफाकन एग्जैक्टली ये पहले 3 महीने का गैप हो, तो अदरवाइज कोई से भी लगातार 3 महीने देख लेना 90 से ऊपर चले जाते हैं, सिवाय इसके कि ये फरवरी वाला मामला और लीप ईयर में वो वाला मामला भी नहीं होगा जी। प्राइवेट कंपनी भी करती है हर होल्डिंग कंपनी, अगर थोड़ा सा आगे कहीं लिखा हुआ नजर आए कि प्राइवेट कंपनी ये फॉलो नहीं करेंगी तो हम उस बात को मान लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें नजर आ रहा है हर होल्डिंग कंपनी जी। क्लियर? दरमियान में हमने कुछ छोड़ा था, लेकिन पहले जरा हम आगे से बातें पढ़ ले, फिर जो छोड़ा था उसको देखते हैं एक दफा जरा। सर 2 स्टेटमेंट्स हमने बनाने हैं, ये नहीं, एक मिनट में अगर उस तरफ आता हूँ। भाई का सवाल, हमने कहा था कि अभी तक हमने होल्डिंग की बात पढ़ी है, सारा कुछ है। अब आगे जाके अगर हमें नजर आ जाए कि किसी प्राइवेट कंपनी को मना किया तो हम उसे देख लेंगे। आगे चल गए, लें जी भाई आगे आ गए। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी अगर बोथ हैव पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट मोर देन 1 million। अगर एक होल्डिंग कंपनी भी प्राइवेट हो और सब्सिडरी कंपनी भी प्राइवेट हो और दोनों का शेयर कैपिटल भी 1 मिलियन से नीचे हो, फिर ये लोग कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। 1 million ईच है या दोनों का? 1 मिलियन मतलब दोनों के लिए 1 मिलियन की बात है, किसी का भी 1 मिलियन से बड़ा कैपिटल ना हो। लेवल 2 पेनल्टी होगी, ये ऐसा जुमला तो हम इग्नोर कर देते हैं। ये वो वाली बात, फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल एंश्योर दैट फाइनेंशियल ईयर ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी कोइंसाइड विद इट्स ओन फाइनेंशियल ईयर। अगर तो मजबूरी ना हो तो कोशिश करें कि आपकी सब्सिडरी और आपका ईयर एंड सेम हो। बोर्ड इस चीज की कोशिश करेगा। FCCP may on application of holding या subsidiary extend the financial year of any such company, grant such other relaxation as may be necessary while granting extension। FCCP होल्डिंग या सब्सिडी की अप्लाई करने पे इनका फाइनेंशियल ईयर भी एक्सटेंड कर सकती है और कुछ और रिलैक्सेशन भी दे सकती है जो इस चीज के लिए जरूरी हो। किस चीज के लिए? ईयर एंड सेम करने के लिए। सेम के लिए वर्ड इस्तेमाल किया लॉ ने, कोइंसाइड, जो एक दूसरे के साथ मैच करता हो। तो अगर कोइंसाइड करना हो तो आपको ये रिलैक्सेशन है कि आपको ये वाली चीज अवेलेबल है। आपका सवाल क्या था? सर वो जो हम कह रहे हैं 2 स्टेटमेंट्स उन्हें देनी होंगी, एक तो उसकी होल्डिंग कंपनी खुद की होगी, ठीक है, जो दूसरी है वो मिक्स होगी या सिर्फ सब्सिडरी की होगी? नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो टोटल होगी, ग्रैंड टोटल पूरे ग्रुप की, जिसमें होल्डिंग भी आएगी और सब्सिडरी का डाटा भी आ जाएगा। यानी अब आप बताएंगे हमारे पूरे ग्रुप के पास इतने 100 मिलियन के एसेट हैं, पूरे ग्रुप की इतनी इनकम है, पूरे ग्रुप का ये बेनिफिट है। डन? वापस पीछे आते हैं। अब हो क्या रहा है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप अपनी सब्सिडरीज भी ऐड कर रहे हैं। तो जब आप सब्सिडरीज इसमें ऐड कर रहे हैं तो सब्सिडरी के अपने जो अकाउंट्स बने हुए हैं, हो सकता है उनके ऊपर उनके ऑडिटर ने कोई एतराज किया हो। मैं अपनी होल्डिंग कंपनी में दिखा रहा हूं कि होल्डिंग कंपनी के एसेट्स तो 100 मिलियन के, जब मैं ग्रुप के अकाउंट बना रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि हमारे ग्रुप के एसेट्स हैं 400 मिलियन के। फिर हमें याद आया कि इनमें से 50 मिलियन के एसेट जिस कंपनी से आ रहे हैं ना, उस कंपनी के ऑडिटर ने एतराज किया था, तो उसने कहा था इन एसेट्स में गड़बड़ है। अच्छा, जब मेरे ऑडिटर ने देखा तो उसने कहा 400 मिलियन में से 50 मिलियन के एसेट्स में थोड़ी सी गड़बड़ है, चलो जारी कर दे। लेकिन उसके जब ऑडिटर ने देखा तो उनके एसेट्स तो थे ही 50 मिलियन के, उसने क्या कहा था कि नहीं भाई ये गड़बड़ है।
अब होल्डिंग कंपनी अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएगी कि हमारे पास जो सब्सिडीज वगैरह से डाटा है, फलाना फलाना सब्सिडरी के अकाउंट्स पे ऑडिटर ने एतराज किया था, फलाना के अकाउंट्स पे क्वालिफिकेशन लगाई थी, क्वालिफिकेशन मतलब एतराज लगाया था, फलाना जगह उसने एक नोट ऐड किया था कि जरा ये ध्यान से देख लो, फलाना जगह कहा था ये बड़ा अहम मैटर है, इसको फोकस करने की जरूरत है। तो जब भी किसी भी कंपनी जिनकी मिला के कंसोलिडेशन हो रही है उनके अकाउंट्स पे कोई इंडिविजुअल एतराज ऑडिटर ने लगाया है, तो आप ग्रुप के अकाउंट्स में बताएंगे कि इंडिविजुअल कंपनियों के ऊपर एतराज है। डिस्क्लोज इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने बताना है, क्या बताना है? एनी क्वालिफिकेशन कंटेन्ड इन ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ सब्सिडरी या सब्सिडरीज, उन सब्सिडरी या सब्सिडरीज में से किसी के ऊपर ऑडिटर एतराज लगा गया, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है एतराज, या एनी नोट और सेविंग, कोई और नोट या कोई सेविंग, कोई वो अच्छा इसको छोड़ के बस ये देख लेना, ये मैं आपकी तवज्जो समर की तरफ कराना चाहता हूँ। अगर ऑडिटर ने उन छोटी रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात की है तो हम ग्रुप के अकाउंट्स में भी ये बताएंगे कि ऑडिटर ने इन चीजों पे एतराज उठाया था। बात समझ आई? सर हमने कहा था होल्डिंग जो है वो भी करेगी ऑडिट अपने सब्सिडीज। हाँ, होल्डिंग अपने पूरे ग्रुप का ऑडिट करवाएगी, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, होल्डिंग के ग्रुप में वो अमाउंट्स छोटी हो जाती हैं। एक सब्सिडरी आपकी जिसकी एसेट 20 मिलियन है और जब मैं ग्रुप के देखूं तो 400 मिलियन के एसेट। अब 20 मिलियन के एसेट में से 10 मिलियन में मिस्टेक थी, तो जब सब्सिडरी का अपना ऑडिट चल रहा था तो ऑडिटर ने कहा भाई तुम्हारे तो आधे एसेट्स ही गलत है, एतराज कर दिया वहां पे। उस वक्त 20 मिलियन के एसेट में से 10 मिलियन एक बड़ा इशू था। अब जब ग्रुप के अकाउंट्स हैं तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं? 400 मिलियन। तो शायद हमारा जब ऑडिटर देखे तो उसे 10 मिलियन का इशू बहुत ही छोटा लगे। रिलेटेड पार्टी अगेन रिलेटेड पार्टी पे अपना फोकस ज्यादा करेगा, प्रोसीजर ज्यादा लगाएगा, बट ये एश्योरेंस लेगा कि वो चीजें सही हैं या नहीं है। और अभी भी मसला क्या है, अगर वो 10 मिलियन अहम है तो ये वाला भी खराब कर देगा, लेकिन अगर इसकी नजर में अहम नहीं है तो वो ये देखेगा कि क्या इन्होंने अपने अकाउंट्स में तस्करा कर दिया है। अगर तस्करा कर दिया तो मसला हल हो गया। मसला क्या है? यूजर्स को बताना कि 400 मिलियन में से ना 10 मिलियन ऐसा है जिसमें गड़बड़ है। तो 10 मिलियन को उनके ऑडिटर ने बुरा कहा था, शायद हमारा ऑडिटर उस 10 मिलियन को बुरा ना कहे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अकाउंट्स में खुद बताएं कि जो सब्सिडरी से डाटा आया उसमें से कौन से डाटा पे एतराज हुआ था। दोबारा पढ़ते हैं। डिस्क्लोज इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनी क्वालिफिकेशन कंटेन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सब्सिडरी या सब्सिडरीज। उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें किसी भी किस्म का कोई भी एतराज है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। या कोई भी नोट और सेविंग, नोट या सेविंग का मतलब है कि वो कहता है कि आई ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस मैटर, मैं आपका फलाना तरफ तवज्जो कराना चाहता हूँ। तो कभी कभी ऑडिटर कहता है आपके अकाउंट गलत बने हुए हैं, कभी कभी ऑडिटर कुछ खास चीजें हाईलाइट कर रहा होता है। तो सब्सिडी के अकाउंट्स में अगर सब्सिडी के ऑडिटर ने इस तरह की चीजें हाईलाइट की हैं तो ग्रुप के अकाउंट्स में बताएंगे हम कि ये चीजों के ऊपर ऑडिटर ने अपने टाइम पे जो उस वाली कंपनी का ऑडिट किया था एतराज किया। क्या बात समझ आ रही है? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 सेक्शन, एक तो ये कि रिक्वायरमेंट, दूसरा ये कि एक एक्सेप्शन मिल गई कि प्राइवेट कंपनी अगर हो तो और 1 मिलियन से नीचे हो तो फिर वहां पे ये वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करेगी, और तीसरा इनका ईयर एंड सेम हो इसकी कोशिश करनी है। और इस कोशिश करने में आपको एससीसीपी क्या सपोर्ट करेगा? एक्सटेंशन दे देगा, रिलैक्सेशन दे देगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन अगर ऊपर नीचे करने पड़े इस नेक इरादे से कि आपका मामला हल हो जाए तो वो आपको फैसिलिटेट कर देगा। जी भाई कुछ ये जो एतराज होगा इससे सर पार्टनर रिपोर्ट भी इफेक्ट होगी ना? ग्रुप की नहीं होगी इतनी ज्यादा। क्यों आप ग्रुप की रिपोर्ट को अफेक्ट करना चाह रहे हैं? रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशन है, रिलेटेड पार्टी का रिलेशन है, आप रिलेटेड पार्टी के रिलेशन में कहते हैं कि अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो, और अगर वो डिस्क्लोज कर दें तो फिर क्या एतराज करते हैं? कर दिया उन्होंने डिस्क्लोज। अगेन बाकी लोग परेशान हो, ये ऑडिट का एक मामला है। आईएसए 550 ने कहा है कि आप सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज कर दें, और अगर डिस्क्लोज हो गई और ऑडिटर देख लेंगे वो सारे डिस्क्लोजर सही हैं तो मुतमईन हो जाए। तो इन्होंने डिस्क्लोज करके हकीकी बात बता दी है कि भाई ये जो ये चीज आ रही है गलत आ रही है। ज्यादा से ज्यादा मूड बने तो यहाँ 706 अप्लाई हो सकता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर। लेकिन रिपोर्ट को क्वालिफाई करना मुनासिब वापस जरा आप भूल जाए, ऐसी कोई बात नहीं।
असल में आगे ऐसा हुआ करेगा ना, जब कैफ 7 और कैफ 8 लोग इकट्ठे पढ़ा करेंगे जी। क्या कंसोलिडेटेड वाली सारी बात समझ आई? और दामन वक्त इतना दूर चला गया कि पढ़ तो हम सकते हैं और पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन वो वाला वादा खराब हो गया। मेरा ये था कि हम डायरेक्टर रिपोर्ट आज पढ़ेंगे और फिर जब हम ट्यूसडे को इकट्ठे होंगे तो मैं आपको एनुअल रिटर्न कराऊंगा, तो उस वक्त आपको हैंडआउट भी दे दूंगा, वो इकट्ठा पढ़ लेंगे। तो फिर अब बगैर हैंडआउट के पढ़ के देखते हैं कैसा लगता है। देखिए बड़ा मजेदार है। ये देखें, ये अभी ये ऐसे ये देखें। और शायद आप में से एक दो ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल में ऐसा मोबाइल नहीं है जिसमें कैमरा, मतलब एक दो लोगों का मोबाइल ऐसा होगा जिसमें कैमरा नहीं होगा, बाकी के पास कैमरा भी है, तो आप इसकी तस्वीर भी खींच सकते हैं। ग्रुप में वेरी गुड। आप में से कोई भाई अच्छे से मोबाइल से तस्वीर खींच के ग्रुप में डाल दे सारे ग्रुप एडमिन ओनली है। अच्छा हाँ, हम तो फिजिकल ओनली क्लास थे, तो फिर क्लास की जो टीए भाई हैं उन तक वो तस्वीर पहुंचा दीजिए, उनसे कहें कि ग्रुप में डाल दें। सर जी आपके पास एक तस्वीर आएगी, वो ग्रुप में डालनी है। इसकी तस्वीर ना, ये हैंडआउट मैंने देने थे आगे, लेकिन टॉपिक हमने जल्दी शुरू कर लिया। टॉपिक हमने जल्दी क्यों शुरू किया? क्योंकि ये बस इतना सही है, छोटू सा क्यूट सा। कंपनी लॉ का मॉक भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। किस डेट को होगा? आपने रिवर्स वर्किंग करना, 2 हफ्ते पीछे आना। फ्राइडे आपका पेपर है 11 को, 11 से 14 दिन पीछे आना है, उस दिन यहाँ पे होगा मॉक। आई कैप में जो पेपर वाला दिन है ना, दिसंबर, ठीक। तो आई कैप में जो पेपर वाला दिन है उससे ठीक 2 हफ्ते पहले जौन सा दिन आई कैप में होता है वही वाले दिन पे, जौन सा टाइम आई कैप में होता है वही वाले टाइम पे 24 इंशाल्लाह ताला यहाँ मॉक। मतलब इस वक्त गुफ्तगू से उसका ताल्लुक नहीं था, भाई ने सवाल पूछा तो मैंने बता दिया। भाई ने अचानक से सोचा कि मैं अपनी सारी गलतियां पिछली रिमूव करके और इस दफा मैं मॉक दूं। भाई ने सबसे पहले आप मंडे का टेस्ट पूछे मेरे से, जो फौरी टारगेट सामने नजर आ रहे हैं। एकदम से इतना आगे का टारगेट जो है ना वो पता नहीं अचीव होना नहीं होना जो आपके सामने है। खैर इससे पहले कि हम ज्यादा गहराई में उतर जाएं, हमारे पास 3:15 तक टाइम है, 5 मिनट है। सेक्शन छोटा, ये सेक्शन प्री में मिस हुआ है हमारा, ये सेक्शन किताब में भी मिस हुआ है। तो ये वो वाहिद पेज है जो हमारी किताब में शॉर्ट है। एनुअल रिटर्न सालाना, जिस तरह से अकाउंट्स होते हैं ना, इस तरह से सालाना एक और डॉक्यूमेंट होता है। उसमें आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिस डॉक्यूमेंट में आप बताते हैं कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इतना है, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, कंपनी के ऑडिटर्स का नाम ये है, कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम ये है, कंपनी के ऑफिसर्स का नाम ये है, कंपनी की बड़ी ट्रांजैक्शंस ये हैं, कंपनी का ये मामला ऐसे है, कंपनी का ये मामला ऐसे है। ये सारी बातें बतानी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है कि पर्टिकुलर्स इसमें भेजने हैं इन स्पेसिफाइड फॉर्म, एक खास फॉर्म पे जो पर्टिकुलर्स को भेजेंगे। हर कंपनी अपने ईयर एंड पे, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो, वो अलग अलग फॉर्मेट पे अपना डाटा बनाएंगे और रजिस्ट्रार को भेजा करेंगे। ये डाटा किस दिन तक का अपडेटेड होना चाहिए? एजीएम वाले दिन का। जिस दिन एजीएम हुई है ना, उस दिन कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के मेंबर्स कितने हैं, कंपनी का फलाना क्या है। ये इसको एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी कहते हैं। इसमें आप तमाम मेंबर्स की डिटेल भी देते हैं, डायरेक्टर्स की डिटेल देते हैं, ऑडिटर फलाना फलाना। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी की पूरा समझे सालाना एक बहुत बड़ा गोशवारा होता है जो जमा कराना होता है, उसको हम कहते हैं एनुअल रिटर्न। और इसका टाइम क्या है? डेट ऑफ एजीएम। लेकिन अगर कोई साल ऐसा हो जिसमें एजीएम ना हुई हो, या एजीएम स्टार्ट हुई लेकिन कंक्लूड नहीं हुई या एडजर्न हो जाती है, और साल गुजर जाए, साल मतलब कैलेंडर ईयर गुजर जाए, तो फिर कैलेंडर ईयर का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी। यानी आपको हर ईसवीं साल में एक दफा एनुअल रिटर्न भेजनी है, और वो एनुअल रिटर्न एज एट अपडेटेड होनी चाहिए डेट ऑफ एजीएम पे। और अगर साल पूरा गुजर गया हो और एजीएम ना आई हो तो फिर किस डेट तक अपडेटेड होना चाहिए? लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कैलेंडर ईयर यानी कि 31 दिसंबर। ये बात समझ आई? क्या बनाना है, क्या भेजना है वो नहीं पता, बस ये पता है कि हमने भेजना है। तो पहला सवाल कब तक अपडेटेड हो वो हमने देख लिया। दूसरा सवाल भेजना कितने दिनों में है।
एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर अंदर भेजना है। 30 दिन कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम द अबव डेट। कौन सी डेट? या तो एजीएम के 30, एजीएम वाले दिन आपने कहा आज के दिन का डाटा पकड़ना है, कंसोलिडेट कर लिया, ये भेजना है 30 दिनों के अंदर अंदर। और अगर वो कैलेंडर ईयर वाला मसला आ गया तो फिर आपने 31 दिसंबर का डाटा पकड़ा, वो उठाना है। हाँ, इसमें लिस्टेड कंपनी मजीद 15 दिन तक की रिलैक्सेशन ले सकती है, वो 30 के बजाय 45 दिन तक जा सकती है। अच्छा, फर्ज करें पिछले साल जो आपके मेंबर्स थे आज भी वही मेंबर्स हैं, पिछले साल जो डायरेक्टर्स थे अभी भी इस साल भी वही डायरेक्टर्स हैं, पिछले साल जो शेयर कैपिटल था अभी भी वही शेयर कैपिटल है। अगर सब कुछ सेम है तो फिर दोबारा से वो पूरा फॉर्मेट उठा के भेजने की जरूरत नहीं, बस ये बता दें कि सब कुछ सेम है। बात समझ आई? तो अगर अगले साल भी 100% चीजें सेम है तो फिर आपको अलग से दोबारा से वो गोशवारे बना के भेजने की जरूरत नहीं है। एक नोटिफिकेशन दे दें कि हम आपको इसलिए नहीं भेज रहे कि आपके पास जो पिछले साल का रखा हुआ है ना, सारा डाटा वही है, इवन हमारा एड्रेस भी वही है, हमारी सारी चीजें वही है। तो नो नीड टू फाइल रिटर्न इन केस देयर इज नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स इन द लास्ट एनुअल रिटर्न फाइल। इन्फॉर्म कर दें कि हमारे कोई चेंज नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत ही छोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, एसएमसी, और आपका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से भी नीचे है तो फिर इन्फॉर्म भी मत करें, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ चेंज। बात समझ आई? आखिरी एक छोटी सी बात, all the particulars required to be submitted shall have been previously entered in one or more register kept by company for that purpose। ये डाटा आपने एजीएम वाले दिन अचानक से नहीं मेंबर्स को कहना हमें कॉल करके कि अपने अपने कवायद लिखवा दें। ये मेंबर्स का डाटा मेंबर्स के रजिस्टर से निकालना है, शेयर कैपिटल का डाटा शेयर कैपिटल के रजिस्टर से। ये जितना भी डाटा आपने उनको भेजा है ये कहीं ना कहीं कंपनी के किसी ना किसी रिकॉर्ड से साबित होता हो, ये कंपनी के ऑलरेडी रिटर्न रिकॉर्ड्स में से उठाया हुआ, कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा सेक्शन है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। हर कंपनी अपनी सालाना रिटर्न बनाएगी, अभी सालाना अकाउंट्स नहीं बोल रहे हम, रिटर्न बोल रहे हैं। रिटर्न मतलब सालाना डिटेल भेजेगी। इस डिटेल में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ, मेंबर्स के नाम होते हैं, मेंबर्स के पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितने हैं, कंपनी का पेड अप कैपिटल कितने हैं, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। इस तरह के बहुत सारे कवायद होते हैं जो आपने सालाना बेसिस पे भेजने हैं। हर साल किस डेट तक का अपडेट भेजना है आपने? एजीएम की डेट तक। और अगर एजीएम पूरे साल में नहीं हो पा रही है, इस डेट तक का अपडेटेड डाटा भेजना है। अच्छा, भेजना कितने अरसे में है? उस डेट से अगले 30 दिन तक। लिस्टेड कंपनियों को 15 दिन की इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है। एक सहूलत है कि अगर आपका पिछले साल वाला डाटा ही हो, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो फिर आप बस इन्फॉर्म कर दें, आप ये चीज दोबारा से फाइल ना करें। और अगर एक छोटी प्राइवेट कंपनी है 3 मिलियन से छोटी, तो वो इन्फॉर्म भी ना करे, बस खामोशी से बैठी रहे। एससीसीपी रजिस्ट्रार को कोई मसला नहीं, ये एक्सेप्शन होगी, ये एक्सेप्शन है। और ये सारा डाटा ऑलरेडी किसी रजिस्टर से उठाया हुआ हो, आपने उस वक्त बैठ के नया डाटा ना बनाया हो, ये रिकॉर्ड्स आपने अपने कंपनी के रिकॉर्ड में से चीजें एक्सट्रैक्ट करके भेजनी है, ना कि ये कहना है कि जी उधर तो अपडेटेड नहीं था, सोचा आपको अपडेटेड भेज दे। नहीं, पहले अपने रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, फिर वहां से डाटा उठा के भेजना है। डन? तो कंसोलिडेटेड के साथ हमने एनुअल रिटर्न पढ़ी। अब ट्यूसडे को डायरेक्टर रिपोर्ट को छोड़ के ये चैप्टर और पीछे क्यों से चैप्टर गुजरा था, उसका टेस्ट नहीं ना हुआ, तो बस फिर एक खूबसूरत सा टेस्ट कर लेते हैं। डिविडेंड और डायरेक्टर रिपोर्ट को छोड़ के इस चैप्टर में सबसे बड़ा रटा डायरेक्टर रिपोर्ट, तो वो रटे वाला सेक्शन छोड़ के बाकी सारा अब आप लोग देख के आ सकते हैं। और ये वाला सफा आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए इसकी तस्वीर या जो ग्रुप में आई हुई है उसको आपने यूज कर। डन? तो इंशाल्लाह ताला पे ट्यूसडे को मिलते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला अपने आखिरी जोन में एंटर हो जाएंगे, जो आखिरी ठीक है।